नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आपको पता है कि आज आपका साइंस का एग्ज़ाम है। किसका एग्ज़ाम है? साइंस का। तो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं लेकर उपस्थित हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों से मिलाकर क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न तो नहीं, लेकिन 90% क्वेश्चन इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा ये सवाल आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कितने? 2 मार्क्स का। और आज के एग्जाम में चाहे आप फर्स्ट सिटिंग वाले हैं चाहे आप सेकंड सिटिंग वाले हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये आपको परिभाषा याद कर लेनी है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पहला नंबर, आप इसको सीरियल नंबर मत देखिएगा कि 7 लिखा है फिर 8 लिखा है, इस तरीके से नहीं। मतलब हमने अच्छे अच्छे प्रश्न को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपको नंबरिंग नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं फटाफट में करता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? परिभाषा देनी है। लिखा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी एफ की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कहने का मतलब है कि आप अगर पढ़े होंगे उत्तल दर्पण में चाहे अवतल दर्पण में, ठीक है, ये अवतल दर्पण है आपका। अवतल दर्पण में ये आपका क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र। ये आपका हो जाता है फोकस। तो फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा, तो ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। इसे आप एफ से सूचित करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अब हम लोग फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध बताएं। आपको पता होना चाहिए कि f बराबर होता है r/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। लिखा है कि प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तित यानी मुड़ जाती है, और मुड़ने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आई, ये आपका एक माध्यम हो गया जो हवा हो गया, ठीक है। ये कांच है, तो कांच में आएगी, जैसी आएगी यहाँ पर किरण तो ये क्या होगा? मुड़ जाएगी। तो मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और परावर्तन का भी नियम पूछ लिया जाता है तो वो भी 2 नियम होते हैं उसके भी। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा है कि ये 2 माध्यमों जल और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझाने के लिए वक्त नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि एग्जाम आज ही है आपका और आपको रट कर जाना है, सवाल को समझ कर जाना है, ठीक है। जितना हो सके 2 घंटा 3 घंटा के अंदर आप इसको ज़रूर याद करने का प्रयास करिए। जितना हो सके उतना प्रश्न को आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है स्नेल का नियम क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नेल का नियम आता है परीक्षा में और 2024 के एग्जाम में भी यह सवाल पूछा गया था। स्नेल का नियम, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है, ठीक है। यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं स्नेल का नियम, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने 16 नंबर कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो अंतर है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उत्तल लेंस में यह लेंस के किनारे बीच यह लेंस के किनारे अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस किसको बोलते हैं प्यारे साथियों? तो उत्तल लेंस आप इसको बोलते हैं, ये उत्तल लेंस हो जाता है और ये क्या हो जाता है? आपका अवतल लेंस हो जाता है, ठीक है।
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह लेंस यानी उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, और ये क्या है जी, किनारों की अपेक्षा जो है बीच में क्या होता है, पतला होता है। इसको आप ऐसे बनाएंगे तो किनारों की अपेक्षा किनारे में मोटा है, बीच में क्या है, पतला है। तो ये भी एक अंतर हो सकता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग दूर दृष्टि में किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ उत्तल लेंस का ही लिखा हुआ, अवतल लेंस में इसका उल्टा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं अवतल लेंस में, यहाँ पर अवतल का मैंने नहीं लिखा, अवतल का परिभाषा में आप यहाँ अंतर में ऐसे लिख सकते हैं कि अवतल लेंस जो होता है वह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टिप्रास किसे कहते हैं। ठीक है, नेत्र के दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी बदल कर निकट और दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उस गुण को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। आंसर है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का, कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो बहुत सारे धूल कणों से टकराती है और टकराकर छितरा जाती है, अतः छितराने की यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नंबर 27, विद्युत धारा किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक से होकर आवेश धारी कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे आप A लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमीटर और वोल्टमीटर में निम्नलिखित अंतर है। एमीटर के बारे में पहले है कि यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका संकेत एम्पियर में अंकित होता है। ये एमीटर का हो गया। वोल्टमीटर, यह किसी कुंडली परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। यह किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका संकेत वोल्ट में अंकित होता है। यह हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अगला, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जैसे तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ पर और तार के ताप पर। चलिए अगला क्वेश्चन, ओम के नियम क्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई साल से लगातार दोहराते आ रहा है ये प्रश्न, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है, यानी कि I समानुपाती होते हैं V के। ठीक है, ये आपका ओम का नियम कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करना है। लिखा है यहाँ पर कि विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इसमें धातु की एक टोपी लगी होती है जिसे दो स्पर्श बटन होते हैं, जिसकी सहायता से विद्युत धारा तंतु तक पहुंचता है। इसमें टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तंतु टंगस्टन का होता है जो बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब में हवा की मात्रा निकालकर इसमें निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भर दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका आंसर। प्यारे साथियों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय रेखाओं की गुणली। काफ़ी खास क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को और जो है इसको याद करने का प्रयास भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो लिखा है कि चुंबकीय रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। नंबर 1, चुंबकीय रेखाएं काल्पनिक होती है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह किनारों में ज़्यादा एवं दूर में कम घना होता है। ये रेखाएं दिशा दर्शाती है। रेखाएं एक बंद वक्र का कार्य करती है। इसमें चुंबक की बाहरी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबक की भीतरी रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। दक्षिण हस्त नियम, इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, यदि हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाती है तो अन्य अंगुलियां चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर तीनों लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। ये हो गया इसका आंसर प्यारे साथियों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, नाभिकीय संलयन क्या है, जरा सा फोकस कीजिएगा। तो मैंने लिखा है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन क्या है। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब कहने का ये मतलब है कि दो छोटे छोटे नाभिक अगर मिलेगा तो बड़ा नाभिक बनाएगा, तो ये संलयन हो गया, जुड़ गया। संलयन मतलब जुड़ जाना। और एक बड़ा नाभिक जो है टूट कर दो से अधिक या दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है तो उसे आप बोलते हैं कि नाभिकीय का विखंडन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि विकृगंधिता किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखा है कि किसी तेलीय या वायु युक्त वसा युक्त पदार्थ को खुले वातावरण में रहने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया कर दुर्गंधित हो जाता है, जिससे स्वाधीन हो जाता है, और इसी क्रिया को बोला जाता है विकृगंधिता, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सूचक से आप क्या समझते हैं। इसके किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम बताना है। सूचक वह पदार्थ होता है जो हमें किसी दूसरे पदार्थ को अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान कराता है। एक संश्लेषित सूचक का नाम मेथिल ऑरेंज हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। ये लिखा है हमने कि दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। यह पीतल एवं तांबे से विक्रिया कर टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करती है जो मानव को उपयोगी के लिए हानिकारक है। यह भोजन को जल्दी ही विषाक्त बना देता है। यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको यहाँ पर से सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल होता है, विटामिन सी में एक्सकॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसमें से एक सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो याद कर लीजिएगा किसमें कौन सा अम्ल होता है, किसमें कौन सा अम्ल होता है, इसको आपको याद रख लेना है बढ़िया से। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण हो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। वह रासायनिक बंधन जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है रासायनिक बंधन कहलाता है। ये आपका जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसे कहते हैं। आंसर है, धातु की किसी वस्तु को पिघली हुई जस्ता में डुबो देने से वस्तु की परत पर एक जस्ता की परत बैठ जाती है, इसे वस्तु का जस्तीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जस्ता के अयस्क का नाम लिखना है। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हैलोजनीकरण किसे कहते हैं। उत्तर है कि विस्तृत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की विक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसे ही हैलोजनीकरण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने की विधि को लिखिए। तो उत्तर है कि वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। और ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन है कि एस्टीकरण किसे कहते हैं। एस्टीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखा है कि एल्कोहलों के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को एस्टीकरण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण विक्रिया क्यों कहा जाता है। उत्तर है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण विक्रिया कहते हैं क्योंकि दहन करने से कार्बन यौगिक को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। लिखा है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी की सीमा यानी कमी क्या है ना। कमी के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया है। तो उत्तर है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी की सीमाएं निम्नलिखित है। जैसे आवर्त में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को आवर्त सारणी में न रखकर नीचे की कतारों में रखा गया। तीसरा नंबर है कि आवर्त सारणी में आवर्त नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता है। वर्ग 4 एक ही वर्ग में और असमान गुण वाले तत्वों को भी रखा गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रिपल आर का अर्थ समझाइए। इसका अर्थ आर फॉर रिड्यूस यानी कमी, आर से फिर एक रिसाइकल जिसका मतलब पुनर्चालन, और यूज का मतलब होता है पुनर्उपयोग। इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल आर का अर्थ बताइए 2 नंबर में। नंबर 87, पर्यावरण प्रबंधन किसे कहते हैं। मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंधन
कहलाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि बायोगैस क्या है। बायोगैस वनस्पति पशुओं के मल मूत्र एवं अन्य व्यर्थ पदार्थ, घरेलू कूड़े कचरे जैसे पदार्थ से पैदा की जाती है। यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा जलवाष्प आदि गैसों का मिश्रण होता है। इसका प्रमुख घटक मीथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, है ना। यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। जैसा कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के बराबर होता है, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से जो संगीत का स्वर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन शक्ति का सिद्धांत। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सभी जीव पदार्थ में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के अप्रूप के नाम लिखना है। तो कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु कर्म किसे कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। शुष्क भुजे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर उस पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और ये इसका समीकरण है। यह सफ़ेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दहन से क्या समझते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, इसी जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के जो नियम है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट, केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर। सबसे अच्छा क्वेश्चन बायोलॉजी का। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पेड़, पौधे, शैवाल। परपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव, अन्य जीव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका। अमाशय में जठर ग्रंथि के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है, जो भोजन को प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देती है। यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि पीत क्या है। मनुष्य के पाचन में इसका महत्व क्या है। पीत गाढ़ा रंग का क्षारीय द्रव है। गाढ़ा और हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जो यकृत से स्रावित होता है। मनुष्य के पाचन की क्रिया में महत्व इसका यह है कि पीत अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। पीत के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉर्टोक्लेट भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पायसीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का। वायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 जल का निर्माण होता है। तीसरा है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नंबर 4, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वहीं अवायवीय की बात करें तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें है अवायवीय श्वसन लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। इसकी कोशिका मृत होती है जाइलम की। यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। इसमें जल एक घुलित खनिज लवणों का बहुत बहाव ऊपर की ओर होता है। फ्लोएम इसकी कोशिका जीवित होती है। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है और इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर एवं नीचे दोनों दिशाओं में होता है। वहीं अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखे। वाष्पोत्सर्जन
पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। स्थानांतरण पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि धमनी एवं शिरा में अंतर बताइए। धमनी यह शुद्ध एवं ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर में करता है। धमनी की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। धमनी यह अशुद्ध एवं विऑक्सीजनित रक्त को संपूर्ण शरीर में हृदय तक लाने का कार्य करती है। शिरा का भित्ति लचीला एवं पतली होती है। ठीक है, और ये शिरा है, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर शिरा लिखाना चाहिए था, है ना। चलिए फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। नंबर 33, मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जित पदार्थों के नाम बताना है। मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि। बहुत सारा है, पसीना, मूत्र वगैरह सब। पौधों अपना उस उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ छाल, टैनिन, रेजिन, गोंद एवं लैक्टेस के रूप में निष्कासित करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर क्या? प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया जिससे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा के नियंत्रित नहीं होती है, इसके विषय में हम सोच नहीं सकते। प्रतिवर्ती चाप, है ना, न्यूरॉन में आवेग संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। 43 नंबर, पादप हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन के नाम बताना। पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। 2 पादप हार्मोन का नाम ऑक्सिन और जिबरेलिन है। ठीक है, 2 पादप हार्मोन के नाम जो है यहाँ पर ऑक्सिन और जिबरेलिन हो गया। नंबर 68 है कि समजात अंग किसे कहते हैं? ऐसे 2 अंग जो बने तो एक जैसे हैं परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, बिल्ली का अग्रपाद और पक्षी के पंख। असमजात अंग ऐसे 2 अंग जिनकी बनावट भिन्न होती है परंतु उसके कार्य एक जैसे होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, जैसे पक्षी और तितली के पंख। अगला क्वेश्चन, जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है? किसी जीव की जीनीय संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अपघटनकर्ता तथा अपमार्जक किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वज्र पदार्थों का अपघटनकर्ता कहलाता है। नंबर 80 है कि आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे पौधे, हिरन, बाघ। पौधा को खाता है हिरन और हिरन को खाता है बाघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? काफी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न। आंसर है कि ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से बना अणु होता है। ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इस विकिरणों की त्वचा कैंसर होता है और जीवों के लिए हानिकारक है। इस कारण से ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। अगला क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है? एक पोषी स्तर का उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचारण आनुवंशिकता कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे जन्म दर को नियंत्रित करने की इच्छा और अवांछित गर्भ को रोकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपड़ा यानी प्लेसेंटा क्या, इसका क्या कार्य है? गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को अपड़ा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना, जिससे शिशु की पोषण, श्वसन आदि क्रियाएं संपन्न होती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परागन किसे कहते हैं? पर परागन की परिभाषा देना है। उत्तर, परागकणों का पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है और एक पौधे के किसी पुष्प के परागकणों का दूसरे पौधों के वर्ती काग्र तक पहुंचना पर परागन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? मानव मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड रहते हैं। मानव मूत्र में
96% जल, 2% यूरिया एवं 2% में अन्य पदार्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? उत्तर, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये था आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सवाल जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इसको रटकर समझकर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट पाली में हो, चाहे आप सेकंड पाली में हो। अगर फर्स्ट पाली में है फिर भी आप देख कर जाएँ, सेकंड पाली वाले भी देख कर ज़रूर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।